यस स्टूडेंट्स, एआरएमएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार सैनी, आपका साइंस टीचर। आज आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत तो मालूम कर लिया था। तो उत्सर्जन तंत्र जो है उसके आधार पर अपना जो अ, अपना जो उत्सर्जन तंत्र एक्सक्राइटरी सिस्टम जो होता है ना, उसके अंतर्गत अपन ने किडनी की संरचना के बारे में जान लिया था। ठीक है, आज अपन आप लोगों की चाहे तो मैं नेफ्रॉन की संरचना या वर्गाणु की संरचना दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना अपन ने पिछली कक्षा में भी नेफ्रॉन की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो होता है वो मुख्य रूप से अपना जो ये वृक या वृक है या जो किडनी है, किडनी की एक कोशिका होती, एक अंग होता है, यानी एक पार्ट होता है। जैसे अपना मकान जो है ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह से पूरी की पूरी किडनी किससे मिलकर बनी होती है? नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो नेफ्रॉन की संरचना में मैंने कहा कि ये सांप के जैसा होता है। ठीक है ना, तो ये देखो सांप के जैसा, ये है अपना नेफ्रॉन की का मुख। ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट, है ना, इसको अपन कहेंगे बोमेन संपुट। ठीक है, बोमेन संपुट कहेंगे। फिर उसके बाद में जो है यहाँ से एक नलिका निकलती है मोटी सी, वो इस तरह से होती हुई थोड़ी, इसको कहते हैं अपन समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसको अपन क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद में इसमें इस तरह से एक लूप सा पाया जाता है, जैसे पिन होती है ना अपनी, उसके जैसा पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं अपन हेनले लूप। ठीक है ना, उसको अपन क्या कहेंगे? हेनले लूप कहेंगे। ठीक है, हेनले लूप कहेंगे। और इसके बाद में जो अपनी संरचना पाई जाती है वो इस तरह से एक नली और पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं दूरस्थ दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद में जो नली पाई जाती है उसको अपन कहते हैं संग्राहक नलिका। संग्रहण या संग्राहक भी कहते हैं, संग्रहण नलिका। ठीक है, संग्रहण नलिका। तो ये पूरी संरचना किसकी है? नेफ्रॉन की संरचना है। ठीक है, इसमें एक संरचना और पाई जाती है, जैसे अगर अपन ये एक नली इसके अंदर आएगी, यहाँ पे गुच्छा बनाएगी, यहाँ पे गुच्छा बनाएगी और गुच्छा बना करके वापस निकल जाएगी। ये आने वाली जो खून की नली है ये मोटी होगी और जाने वाली पतली होगी, जिससे इसमें प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर हो जाएगा तो ये प्रेशर के कारण इसमें से जो लिक्विड वगैरह है वो छन जाएगा, यहाँ से छनेगा वो, और यहाँ से छन करके इस बोमन संपुट में आएगा, इधर जाएगा, इधर इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से संग्राहक नलिका में पहुंच जाता है। और जो छनता है ना, वही अपना मूत्र होता है। जो ब्लड में से कचरा छन गया, यहाँ से आएगी ब्लड, वहाँ से वापस जाएगा, ब्लड में से कचरा जो छनेगा, पानी जो छनेगा, वही क्या होता है? मूत्र होता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना है। ठीक है, बनाई हुई है आपकी सबकी। इसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में और चर्चा करेंगे, है ना।
तो नेफ्रॉन की संरचना में सबसे पहले अपन देखते हैं बोमेन संपुट। नंबर 1 है बोमेन संपुट। बोमेन कैप्सूल भी इसको अपन कहते हैं, ठीक है। बोमेन कैप्सूल भी इसको अपन कहते हैं, क्यों बोमेन कैप्सूल कह दो चाहे बोमेन संपुट कह दो, एक ही बात है ना। तो यह जो है नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। किस भाग में पाया जाता है? नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में ये पाया जाता है। पहले जो नेफ्रॉन बनता है उसके सबसे पहले यही पाया जाता है, बोमेन संपुट, है ना। और बोमेन संपुट पाया जाता है और इसके अंदर जो गुच्छा पाया जाता है, कोशिकाओं का या नलिकाओं का जो गुच्छा पाया जाता है, उसको अपन ने क्या कहा? ग्लोमेरुलस, है ना। उसको अपन ने क्या कहा? ग्लोमेरुलस। अभी चित्र बनाया था अपन ने, जो गुच्छा पाया जाता है बीच में, उसको अपन ने ग्लोमेरुलस कहा, ठीक है। और इसमें जो है अपशिष्ट युक्त रक्त या अपशिष्ट युक्त क्षनित जो है वो इसमें पाया जाता है। और बोमेन संपुट के बाद में अपन देखते हैं दूसरी संरचना, जिसका नाम है वृक्क नलिका, ठीक है ना। वृक्क नलिका यह बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होती है, ठीक है। जिसमें दो नलिकाएं मैंने अभी आपको बता दी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनले लूप, और साथ ही साथ में फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका। तीन चीजें इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। तीन चीजें इसमें पाई जाती है, बता दिया ना आपको, चित्र में स्पष्ट हो गया था आपने। देखो पहला तो बोमेन संपुट था, पहला तो बोमेन संपुट था, उसमें ग्लोमेरुलस पाया जा रहा था, ठीक है। पहला तो बोमेन संपुट जिसमें ग्लोमेरुलस पाया जा रहा था। दूसरा जो था वो है वृक्क नलिका। वृक्क नलिका में क्या पाया जाता है? पहले तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर दूसरा हेनले लूप, और तीसरा अपन ने ऊपर बनाया था अभी दूरस्थ कुंडलित नलिका। तीन चीजें किसमें पाई जाएगी? वृक्क नलिका में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन की संरचना थी, ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। आपको इतना ही लिखना है, बोमेन संपुट में क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है, प्याले के जैसा होता है, क्षनित इसमें छन जाता है। उसके बाद में वृक्क नलिका में लिख लो, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, नलिका लूप पाया जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका पाई जाती है, ठीक है ना। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें बोमेन संपुट में यह प्याले के समान होता है। इसमें ग्लोमेरुलस पाया जाता है। इसमें तीन संरचनाएं होती है। नंबर 1 समीपस्थ कुंडलित नलिका, नंबर 2 हेनले लूप, और नंबर 3 दूरस्थ कुंडलित नलिका। हाँ उतार लो भाई इसको आप। ये शायद तो बंद है यार।
तो ये 3 संरचनाएं आपने लिख ली है, लिखो। पीछे से निकलेगा, तेरे से निकलेगा। ठीक है, हो गया, उतार लिया, उतारिए। उतार लिया। अब अपन ने उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाया था ना। उसमें अपने पास एक संरचना आई थी मूत्राशय। एक पेशाब की थैली होती है ना, उसको अपन ने क्या कहा था, मूत्राशय। देखो मूत्राशय के मुख्य मुख्य पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। मूत्राशय जो है एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है ना। पेशियों की बनी होती है, थैले जैसी होती है, पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। पेशीय थैलीनुमा संरचना, पेशीय क्यों कहते हैं, मसल्स पाई जाती है, जब अपनी इच्छा होती है तो अपन उस पर दबाव देकर के और मूत्र को बाहर त्याग कर सकते हैं, ठीक है। पेशीय थैली जैसी संरचना होती है। और ये जो वृक्ष से आ रहा मूत्र है उसका भंडारण करती है। भंडारण का मतलब उसको इकट्ठा करती है, मूत्र एकत्रित करती है। मूत्र एकत्रित करता है या करती है, ये थैली है तो मूत्र को क्या करती है, एकत्रित करती है, या अपन कह सकते हैं कि इकट्ठा करती है, ठीक है। और इसमें जो है ये जो है नाशपति के आकार का होता है। कैसा होता है, नाशपति के आकार का होता है। नाशपति होती है ना खाने वाली, अपन खाते हैं, बनास्पति भी बोलते हैं अपन शायद, है ना। तो नाशपति के आकार का ये होता है। और नाशपति के आकार का होता है। और 400 से 600 400 से 600 ml मूत्र इसमें रहता है। 400 से 600 ml मूत्र इसमें रहता है, या इसमें 400 से 600 ml मूत्र इसमें रहता है, या
इसमें एकत्रित रह सकता है। ठीक है, तो मूत्राशय के 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। इधर देखो आप लोग, मूत्राशय के 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। पहला पॉइंट है कि ये पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है। पेशियों की बनी होती है और थैलीनुमा संरचना होती है। मूत्र इसमें इकट्ठा रहता है और ये नाशपति के आकार का होता है। कैसा होता है? नाशपति के आकार का होता है, यानी नाशपति के जैसी इसकी संरचना होती है। और एक बार में अपन 400 से 600 ml मूत्र त्याग सकते हैं, क्योंकि इतनी कैपेसिटी किसकी होती है? मूत्राशय की होती है। ठीक है ना। जब मूत्राशय पूरी तरह से भर जाता है तो अपने को दिमाग तक सूचना पहुंचती है कि मूत्राशय भर गया है, अपने को पेशाब की फिर करके आनी होती है। ठीक है ना। तो मूत्राशय, तो ये 400 से 600 ml मूत्र इसमें इकट्ठा रह सकता है। ये मूत्राशय के बारे में हो गया। फिर अपन देखते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्र वाहिनी, वाहिनी का मतलब होता है ले जाने वाली। ठीक है ना, यानी मूत्र को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाली मूत्र वाहिनी। तो मूत्राशय तक जो परिवहन होता है वो मूत्र नलिका के द्वारा या मूत्रवाहिनी के द्वारा संपन्न होता है। यानी किडनी से लेकर के और कहाँ तक? मूत्राशय तक जो नलिका आती है उसका नाम क्या है? मूत्रवाहिनी होती है। ठीक है ना। मूत्र को मूत्राशय तक परिवहन करने का कार्य मूत्र नलिका द्वारा संपन्न किया जाता है। मूत्रवाहिनी चिकनी पेशियों की बनी होती है। ठीक है ना। मूत्र वाहिनी चिकनी पेशियों की बनी होती है। मूत्रवाहिनी किसकी बनी होती है भाई? चिकनी पेशियों की बनी होती है। ठीक है, चिकनी पेशी यानी मसल्स, पेशी यानी मसल्स होता है ना अपना, उससे ही तो अपन जो है इसका दरवाजा जो है, इसका जो वाल है उसको खोल सकते हैं फिर बंद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चिकनी पेशियों की बनी होती है और वयस्क में इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। वयस्क में इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। 25 से 30 तक सेंटीमीटर ये लंबी होती है। ठीक है, अब अपन, ये हो गया अपना मूत्रवाहिनी, दोनों पॉइंट उतार लो। जो जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो है, बहुत छोटा छोटा है अपने इसमें। चलिए अगला देखते हैं अपन मूत्र मार्ग। देखिए, मूत्राशय से शरीर के बाहर अपन मूत्र निकालते हैं, उस मार्ग को क्या कहते हैं अपन? मूत्र मार्ग। ये पुरुषों में या लड़कों में ये शीशन से जुड़ा रहता है और लड़कियों में ये जो इसकी जो मार्ग होता है वो योनि के द्वारा ही होता है। ठीक है ना। तो यह मूत्र को
मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया इसका। यह है पुरुषों में अधिक। देखो दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट आपको इसमें याद करने हैं। उठा लिया। देखिए भाई, अब अपन करते हैं मूत्र निर्माण। अपना जो हेडिंग है उसका नाम है मूत्र निर्माण, और वे 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण है गुच्छीय निष्पंदन। गुच्छीय निष्पंदन। दूसरा है पुनः अवशोषण। नंबर 3 है श्रवण। ये 3 चरण होते हैं। ठीक है, देखो अपन ने इस तरह की संरचना बनाई थी वोमेन संपुट की, बनाई थी ना। इसमें से ये ग्लोमेरुलस था, ये इसको गुच्छी थी, है ना। तो गुच्छीय निस्यंदन किसको कहेंगे कि ये जो ब्लड आ रहा है, ये जा रहा है, इसमें से जो छंद रहा है ना, उसको कहेंगे गुच्छीय निस्यंदन। ठीक है, फिर मान लो इसमें कोई, इसमें आ गया वो निस्यंदन पूरा, और इसमें से कुछ मात्रा में ये रह गया कि भाई इसको, इसके अंदर उपयोगी पदार्थ आ गए, तो उसका क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण, यानी इसको सोख लेती है ये नलिकाएं। ये जो नलियां है ना इसकी, एनले का लूप, और ये इसको सोख लेती है, यानी इसमें से जो आवश्यक या अच्छे पदार्थ छन गए हैं जो शरीर के लिए उपयोगी हैं, तो उसको ये वापस सोख लेती है। और इसके चारों ओर इस तरह से पूरी पे वासा रेक्टा पाया जाता है। वासा रेक्टा का मतलब जो खून की नलियां हैं उसका जाल पाया जाता है, तो वो जाल में वापस इसको भेज देती है। और इस जाल में साथ ही साथ में अगर इसमें कोई पदार्थ जो हानिकारक है वो बच गया है, तो ये नलिकाएं इसमें इस तरह से श्रावण करके या इसमें श्रवण करके और क्या डाल देती है, ये पदार्थ, हानिकारक पदार्थ इसमें डाल देती है। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए आपके। पहला तो गुच्छीय निस्यंदन, है ना। गुच्छीय निस्यंदन का मतलब तो क्या हो गया, ब्लड में से जो निकला वो वोमेन संपुट में आ गया। ठीक है, फिर अपने पास आता है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण का मतलब ये जब चलता है अंदर, तो इसमें कोई जरूरी सामान या जो पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी है वो रह गया है, तो उसका क्या हो जाता है, इसमें अब पुनः अवशोषण हो जाता है। और फिर ये आगे चलता है तो इसमें श्रावण भी कर देते हैं, कुछ मात्रा में जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको
इसके अंदर स्रावित करके और ये शरीर से बाहर निकाल देते हैं। फिर इस तरह से होता हुआ शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये 3 काम हैं जिसमें मुख्य रूप से होते हैं। तो बोमेन संपुट में क्या काम होगा? जो धमनियां जो लाएगी खून, वो उसको छानना। छानना मतलब निस्यंदन करना। हाँ, जो इसका निस्यंदन हो जाता है उसके बाद में ये काम पूरा हो जाता है अपना, है ना। तो वैसे तो 1 मिनट में करीबन जो है 1000 से 1200 ml रक्त छनता है। ठीक है ना, 1000 से 1200, नहीं रक्त नहीं, वो उसके अंदर से ये छनता है, जो छनित है ना वो। लेकिन इतना मूत्र अपन त्यागते थोड़ी है, अपन तो बहुत कम त्यागते हैं, 400 से 600 ml ही त्यागते हैं। लेकिन ये जो वापस जो है इसको सोख लेती है। ठीक है ना, पानी को भी ये जितनी जरूरत होती है, जैसे अपन खूब पानी पीते हैं तो अपना जो पेशाब है वो सफ़ेद रंग का आता है, क्योंकि उसमें यूरिया वगैरह नहीं होती है। और इसमें जो है अगर अपन कम पानी पीते हैं तो अपना पेशाब पीले रंग का आता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो छोड़ने वाले हानिकारक पदार्थ हैं वो ज़्यादा घुले हुए हैं। वास्तव में तो वो पीले रंग का ही दिखाई देता है, होता तो वो पीले पीले का रंग का ही है, लेकिन वो कम मात्रा में होने के कारण, तो ज़्यादा पानी पियेंगे तो शरीर से ज़्यादा मूत्र होगा, उत्सर्जित होगा, और कम पानी पियेंगे तो कम उत्सर्जित होगा। ठीक है ना, गर्मियों में अपने पानी पीते हैं तो वो त्वचा के द्वारा भी निकल जाता है। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूत्र का निर्माण में आप गुच्छे निस्यंदन समझ गए होंगे, फिर उसके बाद में पुनः अवशोषण नलिकाओं में हो जाता है, और साथ ही साथ में श्रवण भी हो जाता है। ठीक है, तो आज का उत्सर्जन तंत्र मैं अभी पूरा कर देता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र में प्रयुक्त होने वाले अन्य अंग। भाई एक वृक ही नहीं करता है किडनी, शरीर का कचरा जो है वो किडनी बाहर नहीं निकालती है, और भी अंग हैं जो बाहर निकालते हैं। जैसे अपन ने क्या कहा, फेफड़े, फेफड़े है, ये फेफड़े क्या बाहर निकालते हैं अपने? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, कचरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे त्वचा है, त्वचा क्या बाहर निकालती है अपने शरीर से? पसीना बाहर निकालती है, जिसमें बहुत सारी यूरिया भी घुली रहती है, नमक भी घुला रहता है। ठीक है ना, ये इस तरह से अपन ये बाहर निकालते हैं। ठीक है, और कौन सा है? यकृत। यकृत जो अपना यहाँ पे लीवर पाया जाता है ना अपना, ये लीवर क्या काम करता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के 2 वर्णक होते हैं, उनको ये आंत्र में डाल देता है। तो आंत्र में डाल देने पर ये अपशिष्ट पदार्थ अपने मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये अपने जो है वो कार्य करते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये, और त्वचा कौन कौन से? एक तो यूरिया निकालती है, एक लैक्टिक एसिड भी निकालती है। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड अपनी पेशियों को थका देता है। जैसे अपनी पेशियां कोई काम कर रही है, तो पेशियों काम करते करते पेशियों में क्या आ जाती है? थकावट आ जाती है। अपन थोड़ी दूर दौड़ते हैं तो थोड़ी देर बाद में पैरों में दर्द होने लग जाता है। वो दर्द क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उसको भी पसीने के द्वारा त्वचा बाहर निकालती है। वैसे तो खून में घुलकर भी बाहर निकलता है, लेकिन वैसे भी त्वचा द्वारा भी ये बाहर निकाला जाता है। तो ये अपना उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हो। ठीक है, अब कौन सा तंत्र ले बोलो? जनन तंत्र। क्या जनन तंत्र से पहले भी कोई तंत्र बचा है क्या अपना? देखो दिखा एक बार। नहीं, परिवहन तंत्र भी नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ लिया अपन ने? रुधिर परिवहन तंत्र, ब्लड वाला। हृदय वाला नहीं पढ़ा ना अभी? चलो ठीक, तो जनन तंत्र अपन लास्ट में लेंगे।
तो अपन आज लेते हैं रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। देखो, अपना जो पूरा का पूरा शरीर है, उस शरीर में नलियां पाई जाती है खून की। कुछ नलियां जो होती है वो शरीर इस हार्ट से खून को पूरे शरीर में बांटती है, और कुछ नलियां ऐसी होती है जो शरीर से रक्त को इकट्ठा करके वापस कहाँ लाती है, हृदय में लाती है, हार्ट में लाती है। अगर अपन अपने हाथों की बात करें तो ये नीली नीली जो नलिकाएं दिखाई देती है अपन को, है ना, ये सब शिराएं हैं। शिराएं यानी ये खून को वापस हार्ट तक पहुंचाती है या लाने का काम करती है। और अगर अपन इस तरह से करके देखें तो अंदर वाली जो नलियां हैं वो धमनी होती है, वो मोटी होती है थोड़ी। ऐसे करके देखें तो अंदर दिखाई देती है। और वो जो धमनी होती है वो हार्ट से पूरे शरीर में क्या बांटती है, रक्त को बांटती है। तो सबसे पहले अपन रक्त के बारे में देखेंगे। रक्त क्या होता है? रक्त या ब्लड, रक्त या ब्लड। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल यानी तो पानी के जैसा, संयोजी मतलब जोड़ने वाला, और ऊतक यानी रक्त जो है पूरे शरीर को जोड़े रखता है। एक क्योंकि घूमता रहता है ये, इसलिए पूरा शरीर जुड़ा रहता है। अगर आपने यहाँ पे इंजेक्शन दे दिया या यहाँ पे इंजेक्शन लगाया तो ये रक्त के द्वारा घूम करके पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे अपने बुखार हो जाती है और कभी कभी अपन को क्या लगाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो पूरे शरीर में फैल करके वो दवाई असर करती है, ठीक है ना। तो पूरे शरीर में वो फैलती है। तो रक्त या ब्लड जो एक तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी क्यों कहा भाई इसको, जोड़ने वाला। और ऊतक क्यों कहा कि ये जिंदा है, इसमें जिंदा कोशिकाएं भी है, ऊतक है एक तरह का ये, ठीक है ना। तो ये जो है, देखो, एक तो ये रक्त जो है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाता है, ठीक है ना। मैं पहले लिख देता हूं, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। यह क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि यह O2 व CO2, देखो मैं पहले समझा देता हूँ उसको। अपने शरीर में ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से ही पहुंचती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड के माध्यम से बाहर आती है। अपने पूरे जब ये हार्ट से ये पूरे शरीर में या हाथों में जब जाता है, हाथ में मान लो इधर से नलियां आकर के यहाँ पे आई, तो यहाँ पे अपन ये काम करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इकट्ठी होकर के और हार्ट में पहुँचती है, और हार्ट उसे फेफड़ों में पहुँचाता है, और फेफड़ों में पहुँचाने के बाद में ये जो है बाहर आ जाती है। तो CO2 और O2 और CO2। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थ। पूरे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, पूरे शरीर में क्या बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ भी किसके द्वारा ही बाहर निकलते हैं, हाँ, ब्लड के द्वारा ही। यानी कचरा बनता है ना भाई, नाइट्रोजनी पदार्थ हैं वो बनते हैं, और उनको घुमा करके ब्लड जो है वो किडनी तक ले जाता है, फिर किडनी के द्वारा अपन उसको बाहर निकालते हैं। तो ये O2 CO2 अपशिष्ट पदार्थ, और कौन सा आ गया, खाना, है ना, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है ना। पोषक पदार्थों का भी क्या करता है, ये परिवहन करता है। यानी अपना खाना है ना, वो आंत अपन खाते हैं मुंह में, फिर आंत में जाता है, आंत उसको चूस लेती है जो अपन को उपयोगी होता है उसको, और ब्लड में डाल देती है।
ब्लड में डालकर, ब्लड में जैसे डाला पूरे शरीर में वो खाना घूमता है। या पानी अपन पीते हैं, पानी पीते हैं तो वो पानी सबसे पहले अपने आमाशय में जाता है, आमाशय से फिर आंत में आता है, आंत से फिर वो खींच लेता है पानी जितना अपने शरीर को चाहिए। तो फिर वो जो पानी है वो भी ब्लड के द्वारा ही अपने चारों ओर घूमता है। तो पानी का जो ज़्यादा मात्रा में पानी है उसका उत्सर्जन भी ब्लड के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखते हैं कि अब अगर अपन ब्लड की पीएच की बात करें, पूछा जाता है, हाँ ब्लड का पीएच कितना होता है, हम पूछ लेते हैं हमेशा ना। तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। रक्त का पीएच 7.4 होता है। पीएच के बारे में आपको पता है क्या? आगे अपन पढ़ेंगे जो आएगा उसमें। पीएच चलता है अपना इस तरह से, पीएच एक स्केल होता है 0 से 7 और 14 इस तरह से होता है, ठीक है ना पीएच। और ये जो है इसका 0 से 7 वाला पार्ट ये होता है अम्लीय। अम्लीय यानी खट्टा होता है, हाँ क्षारीय होता है, हाँ 7 से 14 तक क्षारीय हो जाएगा। यानी ये तो अम्ल का पार्ट है और ये कैसा है, क्षार का पार्ट है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, खट्टा चीजें, वो तो अम्ल होती है, और जो कड़वे होते हैं साबुन के जैसे, वो कैसी होती है, क्षार होती है। तो रक्त का जो पीएच है वो 7.4 है, यानी ये हल्का क्षारीय होगा। क्योंकि यहां तक तो उदासीन हो जाता है, ये पॉइंट तो उदासीन का है, पानी के जैसा उदासीन, ठीक है ना। ये पॉइंट तो किसका है, 7वां तो उदासीन, तो 7 से थोड़ा सा आगे निकल गया, इसलिए अपन कहेंगे कि ये हल्का क्षारीय होता है। यह हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप रक्त के पीएच के बारे में जान गए। अब देखिए रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, रक्त बनता कहाँ पे है। इसको मिटा दूं मैं, इसको बारे में कुछ पूछना है क्या आपको? क्षारीय देखो 0 से 7 तक तो अम्ल, और 7 से 14 तक क्षारीय। ये अम्ल और ये क्षारीय, बीच में पॉइंट आ गया उदासीन का, ठीक है ना। ये अपन लिटमस पेपर या किसी भी चीज की खटाई या कड़वाई जो अपन नाप सकते हैं, उसका ही माप है क्या, उसकी माप है पीएच स्केल, ठीक है। अब देखो रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, रक्त बनता कहाँ पे है। वैसे अपना जो हड्डियां होती है ना, वो हड्डियां खोखली होती है अंदर से, और उन्हीं में रक्त बनता है, खून बनता है, हड्डियों में बनता है खून। हड्डियों के अंदर हड्डियां होती है, हड्डियों के अंदर खोखला भाग होता है जिसको अपन अस्थि मज्जा कहते हैं। उसमें कोशिकाएं विभाजित होती है और बाहर निकल करके ब्लड में मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा मतलब देखो ये हड्डी है, इस तरह से अगर अपने ये हड्डी बनाए, ठीक है ना, तो इस हड्डी में यहाँ पे खोखली रहती है ये अंदर, और यहाँ पे किसका निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण या खून का निर्माण होता है, ठीक है ना। कई बार आपने सुना होगा ब्लड कैंसर हो गया, तो ब्लड कैंसर में खून नहीं बनता है, आदमी खून की कमी से ग्रसित हो जाता है, तो बार बार उसको खून चढ़ाना पड़ता है, या फिर जो है उसका अस्थि मज्जा चेंज करना पड़ता है, हड्डियां चेंज करनी पड़ती है, कोई दान कर देता है तो अस्थि मज्जा। इस तरह से इस खून का निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है। एक बार दोबारा देख लो ब्लड को। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल यानी तो पानी के जैसा, संयोजी मतलब जोड़ने वाला, और ऊतक मतलब अपन अंग के छोटे भाग होते हैं ना, उसको ऊतक कहते हैं, ठीक है। यह O2 और CO2 अपशिष्ट पदार्थों, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक शरीर में लेकर जाता है, ठीक है।
रक्त का पीएच 7.4 होता है और यह हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय है, देखो जैसे जैसे सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है जो 14 पर पहुँचता है, और मीटर जो है वो 7.4 पर ही है। तो उदासीन होता अगर 7 होता तो, लेकिन हल्का कैसे होता है, क्षारीय होता है। अगर अपन ब्लड निकल जाता है तो अपन अक्सर उसको मुंह लगा लेते हैं, या अपन मुंह लगाते हैं तो अपन को पता चलता है थोड़ा नमकीन सा होता है वो, है ना, खट्टा नहीं होता है ना, हाँ नमकीन सा होता है जैसे पसीना है। हाँ चरचरा जिसको आप कहते हो, तो वो चरचरा ही वो वही है। ये कैसा है, हल्का क्षारीय होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगला पॉइंट देखिए, यह शरीर में 5 लीटर तक हो सकता है। कितने लीटर तक हो सकता है ये शरीर में, 5 लीटर। यानी अपने बड़े पूरे बड़े जो आदमी होते हैं, वयस्क आदमी होते हैं, उनमें ये कितना लीटर होता है, 5 लीटर। पर पूरा शरीर से अगर खून निकाले तो 5 लीटर के करीबन खून अपना होता है। नलियों में घूमता है, हार्ट में रहता है, और खुला भी कुछ कुछ कई जगहों पर पाया जाता है। तो वो पूरा का पूरा शरीर जो है, शरीर में कितना ब्लड होगा, 5 लीटर। बहुत बार पूछा जाता है ये कि शरीर में कितना लीटर खून होता है, तो आपको जवाब देना होता है 5 लीटर। ठीक है ना, 5 लीटर खून पाया जाता है। कईयों में कम भी पाया जाता है, जैसे लेडीज वगैरह उनमें कम पाया जाता है, पर ये होता कितना है, 5 लीटर होता है। ठीक है, और ये इतने से उतारो, फिर मैं आगे चलता हूँ, और पढ़ाएंगे थोड़ा सा। अरे यार अभी तो 1 बजे, नहीं इतना लंबा तो फिर समझ में नहीं आएगा। 1 सवा 1 तक तो ले लेते हैं, 1 घंटे की क्लास हो। 18 पर शुरू की थी मैंने। उतारिए, सबने उतार लिया भाई। एक बार दोबारा देख लो, रक्त या ब्लड। ठीक है, बहुत दिन से अभी इतना आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो आप, क्योंकि एक तो जंग लग जाता है। इस समय तक आपका दिमाग हो जाना चाहिए था एकदम शार्प, एक बार बताते ही समझ में आ जाए। पर कोर्स भी पूरा हो जाना चाहिए था,
पर अभी अपन स्टार्ट ही नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत कर पाए। तो आप लोगों को मैं 2-3 बार बताऊंगा तो आपके दिमाग में कुछ जाएगा, तो फिर जो है आप लोग जो है उसको अच्छी तरह से कर पाओगे। ठीक है। ब्लड के बारे में, एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल यानी पानी के जैसा द्रव्य, संयोजी यानी जोड़ने वाला ऊतक है। यह CO2 और CO2 का, अपशिष्ट पदार्थों का, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है पूरे शरीर में, इसको ले जाता है और लाता है। रक्त का pH 7.4 होता है, इसलिए यह हल्का कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा, लाल भी लिख सकते हैं इसकी जगह, या अस्थि मज्जा में होता है। यह शरीर में लगभग कितने लीटर हो सकता है, 5 लीटर तक ये हो सकता है। तो रक्त में आपको ये पॉइंट सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है। अब अपन देखते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। ब्लड की बात करें ना अपन, तो इसमें 3 प्रकार की, एक तो जो लाल लाल दिखती है, लाल रक्त कणिकाएं, उसके कारण अपने को ब्लड का रंग लाल ही दिखाई देता है। ठीक है। एक है श्वेत रक्त कणिकाएं, जो सफेद रंग की होती है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं। और अगली है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, हाँ। प्लाज्मा, प्लाज्मा तो जो जो उसका लिक्विड होता है ना, जिसमें वो घुली रहती है या जिसमें वो रहती है पानी के जैसा पदार्थ, उसको कहते हैं। एक होती है प्लेटलेट्स। देखो आरबीसी का काम तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसको पूरे शरीर में बांटती है। ये ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ जाते हैं आरबीसी से, हीमोग्लोबिन होता है उसमें, है ना। तो ऑक्सीजन के 4 अणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को बांटने का काम। तो मैं एक एक की बात करूंगा। सबसे पहले बात कर रहा हूँ लाल रुधिर कणिक कोशिकाओं की। नंबर 1 है आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं भी कह सकते हैं। ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में आपको कुछ पॉइंट ध्यान में होने चाहिए। पहला पॉइंट है कि ये 99% होती है। 99% मतलब सबसे ज्यादा यही कोशिकाएं पाई जाती है खून में। ठीक है ना। तो ये 99% होती है। बाकी जो रुधिर कणिकाएं हैं वो सिर्फ 1% पाई जाती है। पूरे जो ब्लड है उसमें सिर्फ 1% पाई जाती है। और ये जो है ये कितनी पाई जाती है, 99% पाई जाती है। ठीक है। और इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है ना। इनमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, लाल रंग का वर्णक होता है। लाल रंग का वर्णक का मतलब ये लाल रंग दिखाई देता है ना अपना ब्लड में, ये किसके कारण दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है ये। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन बनता है फिर जो लोहा होता है ना अपना, लोहा अपन पालक में खाते हैं या गुड़ में खाते हैं, तो जिसमें खून की कमी होती है उसको गुड़ खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, तो उससे खून की पूर्ति हो जाती है ना। हाँ, खजूर में भी कुछ मात्रा में जो है ये क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। या लोहा, लोहा अपन कहते हैं ना, तो ये हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। लोहा मतलब आयरन। आयरन ऐसा नहीं है कि अपन कील खा जाएं, कील नहीं खा सकते, कील पचती नहीं है अपने, है ना, कि भाई खून की कमी हो गई, लोहे की कमी हो गई, तो आयरन की गोलियां आती है। या फिर पालक खाओ, या फिर हाँ
वो जो है अनार खाओ, तो उसमें ये सब पाए जाते हैं। ये बातें आपको इसलिए पता है क्योंकि जो घर में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनमें अक्सर रक्त की कमी आ जाती है ना। बच्चा पैदा करने वाली जो औरतें होती हैं उनमें रक्त की कमी आ जाती है। फिर आप उनको अनार खिलाते हो या गुड़ खिलाते हो या जो भी आयरन की गोलियां हैं वो खिलाते हो, तो उसमें अच्छा ये लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? लाल रंग का। ये केंद्रक विहीन होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। यानी ये विभाजन की क्षमता नहीं रखती है और 120 दिन बाद में अपने आप ये नष्ट हो जाती है और इसके टुकड़े को बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। तो ये केंद्रक विहीन होती है, यानी ये कोशिकाएं ऐसी नहीं है कि 1 से 2 बन जाए, ये लाल अस्थि मज्जा में ही बनती है और वहीं से 120 दिन तक अपने शरीर में काम करती है, खत्म हो जाती है तो वो उसको बाहर निकलते हैं, नई बनती रहती है, बाहर निकालते हैं। इसीलिए तो अपन कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए अपन को, खून का डोनेशन करना चाहिए। उससे खून का डोनेशन से क्या होगा कि वो वैसे भी नष्ट होनी है 120 दिन बाद में, यानी कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद में वो जो है रक्त कणिकाएं वो वैसे ही बाहर निकल जाती है, तो उनको पहले बाहर निकाल करके किसी का मदद कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, तो केंद्रक विहीन होती है, इनकी औसत आयु 120 दिन होती है, ठीक है ना। इनकी औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन होती है। तो इसके बारे में लिख लो, चलो उतारो। ये पॉइंट आपको दिमाग में ध्यान रखने हैं ताकि आप लोग इसको कर पाओ क्वेश्चन को। डेफिनेशन किसकी? नहीं, डेफिनेशन इसमें डेफिनेशन कहाँ आएगी इसमें तो? हाँ हाँ, हो गया। ये तीन तीन कणिकाएं पूरी करेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे। देखो एक बार दोबारा समझ लो। रक्त कोशिकाओं में पहली रक्त कोशिका कौन सी है? आरबीसी या लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या सेल्स भी कह सकते हैं, CLL। तो लाल रुधिर कणिकाएं ये 99% होती है। किसकी 99%? जो ब्लड कोशिकाएं हैं उसकी सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक होता है जो, हाँ, और इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक क्या होता है? जैसे कोई भी कोशिका होती है ऐसे, तो कोशिका में एक केंद्रक जरूर होता है। केंद्रक होता है बीच में, आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा है कि बीच में केंद्रक होता है, वो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता, ये बिना केंद्रक वाली होती है, इसलिए ये विभाजन भी नहीं कर सकती, ये विभाजन भी नहीं कर सकती। इसलिए इसको अपन कहते हैं केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक विहीन होती है। और इसकी औसत आयु कितनी होती है?
120 दिन होती है। 120 दिन बाद में ये अपने आप नष्ट हो जाए। जैसे आज मेरे बोन मेरो में जितनी वो बनी, वो आज से 4 महीने बाद में ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगी और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये इसकी औसत आयु। अब देखिए दूसरी, दूसरी कौन सी है? WBC। W यानी वाइट, B यानी ब्लड, और C यानी सेल्स या कॉर्पसल्स। चल, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है ये मनुष्य को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। ठीक है ना। कोई भी रोगाणु अगर अंदर घुस जाता है तो उसमें जो WBC है वो उसको पकड़ के खा जाती है और पचाकर उसको नष्ट कर देती है। ठीक है ना। देखिए कोई भी जो कीटाणु घुसा उसको कौन खा जाती है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स खा जाती है। ठीक है ना। हाँ, और कीटाणु को बाहर कर देती है, वो फिर पचा देती है तो वो मर जाता है। मरने से उस अपन बीमार नहीं पड़ते। ये लड़ाई अपने हमेशा चलती रहती है। कीटाणु अंदर घुसते रहते हैं, उनको मार, इलाज नहीं। देखो कीटाणु अपने शरीर में घुसते हैं, चाहे वो नाक से, हवा से, या फिर जो है खाने से, या फिर कोई चोट लग गई उससे। तो कीटाणु हमेशा घुसते रहते हैं, लेकिन जब प्रतिरक्षा जीतती है तो अपन बीमार नहीं पड़ते, और प्रतिरक्षा हार गई तो अपन बीमार हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे प्रतिरक्षा अपने शरीर में इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आज सुनते हो ना, आजकल कोरोना इम्यूनिटी ज्यादा ही सुन रहे हो, है ना। इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरक्षा ही होता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है। तो ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना। ये क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यानी प्रतिरक्षा ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है, मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति ये देती है। अब देखिए इनका निर्माण भी कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये अस्थि मज्जा में ही बनती है। ठीक है ना। लाल अस्थि मज्जा में यही बनती है। ठीक है। और इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसलिए इनको अपन ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट में 2 प्रकार की होगी, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। मैं एक बार ये थोड़ा सा बना देता हूं। देखो WBC 2 प्रकार की होती है। WBC कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो कणिकाणु और एक अकणिकाणु। एक तो कणिकाणु और एक दूसरी अकणिकाणु। और इसमें जो कणिकाणु है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये 3 प्रकार की कणिकाएं हैं। और जो इसमें है, जो
अकणिक अणु है, इसमें दो प्रकार की है। एक तो लिम्फोसाइट और दूसरी है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है, ये तीन प्रकार की होती है। ठीक है, उतार लो इसको। बस एक और पढ़ेंगे, लिखो। हाँ, लिम्फोसाइट। लास्ट कोशिकाएं बिंबाणु, बिंबाणु या प्लेटलेट्स। बिंबाणु या प्लेटलेट्स, ठीक है। ये जो कोशिकाएं होती है ये शरीर में काम करती है। जैसे किसी को चोट लगती है, यहाँ उसका थक्का जमा देती है। थक्का मतलब खरूट, खरूट कहते हैं ना अपन, खुरंट भी कहते हो आप। वो करंट नहीं, खरूट। वो खरूट आता है उसके इसके कारण ही आता है खुरंट। हाँ, खुरन, जो भी है, जो भी आप बोलते हो। थक्का जमना बोलते हैं उसको, रक्त का। रक्त का थक्का जमता है, यानी लगी हुई पे चोट से ब्लड बाहर नहीं निकलता। ये काम कौन करता है? बिंबाणु करते हैं। तो इनका रक्त में इनकी मात्रा इनकी संख्या कर सकते हैं अपन। इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन mm होती है। ये मात्र 10 दिन जीती है, ठीक है ना। 10 दिन बाद में अपने आप मर जाती है, नष्ट हो जाती है। ये 10 दिन तक जीवित रहती है। 10 दिन तक क्या रहती है? जीवित रहती है, और उसके बाद में ये नष्ट हो जाती है। ये थक्का
बनने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की रक्त कणिकाएं हो गई अपने। रक्त के कार्यों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। देखो, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन एम। घन एम निकालते हैं अपन, तो उसमें ये 3 लाख प्रति घन एम होती है, और ये 10 दिन तक जीवित रहती है। आरबीसी कितने दिन तक रहती है? 120 दिन, है ना। डब्ल्यूबीसी तो हमेशा ही जीवित रहती है। क्यों? क्योंकि उनमें केंद्रक होता है, वो विभाजित होती रहती है, और ये थक्का बनने का कार्य करती है, यानी ब्लड का खरूट बनाती है। ठीक है, ओके। उतार लो बेटा, उतार। अबे कर दो, हाँ, कर दो। हो गया।